हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए, अब तक एनएलएम में जब हमने किसी ऑब्जेक्ट का मोशन देखा, हमने जो सरफेस थी वो स्मूथ अज्यूम की थी। वहाँ पे हमने देखा था जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो नॉर्मल फोर्स के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं आता कांटेक्ट फोर्स का। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो सरफेस जो होती है वो स्मूथ नहीं होती। सरफेस में इरेगुलरिटीज होती है जो ऑब्जेक्ट की सरफेस के साथ इंटरलॉक हो जाती है, जिसको ब्रेक करने के लिए हमें एडिशनल फोर्स लगाना पड़ता है। वही यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे कि अगर बात करें, ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक सरफेस पे रखा हुआ है जिस पे हम राइट साइड में एक फोर्स लगा रहे हैं, एफ। ठीक है। अब ये सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, ये सरफेस जो है वो ये रफ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी जो इरेगुलरिटीज जो इंटरलॉक्ड है उसको ब्रेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो फोर्स की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं और हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है। तो हम क्या देखते हैं कि जब स्टार्टिंग में हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करता। इसका रीज़न है वो है फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इस ब्लॉक की जो ये बॉटम वाली सरफेस है वो, और ये जो सरफेस है, इन दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन को रजिस्ट करता है। तो यही रजिस्टिव फोर्स जो ये दो कॉन्टेक्ट सरफेस के रिलेटिव मोशन को रजिस्ट करती है, इसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो इनके रिलेटिव मोशन को रजिस्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे फोर्स जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक तो इसका इसका जो मूवमेंट है, ब्लॉक का मूवमेंट नहीं होता। फिर एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद ब्लॉक जो है वो स्लाइटली मूव करना स्टार्ट करता है। फिर हम ये चीज़ देखते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी रखने के लिए हमें जो फोर्स की वैल्यू है स्लाइटली डिक्रीज करनी होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू के बाद ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक जर्क के साथ मूव करना स्टार्ट करता है, और बाद में कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हमें फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ती है। तो इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ होता है। यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमने अप्लाई फोर्स को लिया है, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो, और इसके रेस्पेक्ट में जो रजिस्टिव फोर्स हमें मिल रहा है उसको हमने वाई एक्सिस पे लिया है। तो देखिए, स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं ए से बी वाला पोर्शन। तो ए से बी वाले पोर्शन के लिए ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, जो ये बता रहा है कि जितना यहाँ पे फोर्स हम लगा रहे हैं उतना ही हमें यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है। यानी ये वाला सेक्शन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन जो है वो जीरो है। यहाँ पे सरफेसेस के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। ये वाला पॉइंट है मैक्सिमम जब फ्रिक्शन हो जाता है तब, इसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद ऑब्जेक्ट जो होता है वो जर्क के साथ मूव करना स्टार्ट करता है, और जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, जो रजिस्टिव फोर्स की वैल्यू है, वो अब थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। हम ये पोर्शन की बात कर रहे हैं C2D। और उसके बाद फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट वैल्यू रखता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो तीन स्टेट जो है वो शो कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक के मोशन की तीन स्टेट मिलती है। पहली स्टेट जो है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जहाँ पे ब्लॉक जो है वो मूव नहीं करता। तो यहाँ से ए से बी तक का जो सेक्शन है वो यहाँ पे स्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे जो सरफेसेस है उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ये वाला पहला सेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक्स जो होगा उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। सेकेंड जो सेक्शन है इसके अंदर, उसमें हम क्या देख रहे हैं, ये है मैक्सिमम पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट बी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है ये बी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो चुकी है, और ब्लॉक जो है जस्ट अबाउट टू मूव वाली कंडीशन पे। मतलब ब्लॉक इस पॉइंट पे मूव करना स्टार्ट नहीं करता, बट इस पॉइंट तक जो है वो इसकी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है। मतलब इससे ज़्यादा थोड़ा भी फोर्स अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ब्लॉक जो होगा वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड स्टेट आती है इसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। इस कंडीशन में ब्लॉक जो होता है वो सरफेस के रिस्पेक्ट में मूव करता है। यानी अब ब्लॉक और जो बॉटम की सरफेस जो कांटेक्ट में आ रही है वो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है। तो डायग्राम से हमें इनका एक रिलेटिव आइडिया मिलता है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है।
तो इन तीनों का जो डिस्कशन है हम अब डिटेल में इंडिविजुअली करते हैं। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन वाला सेक्शन जो है वो सी से डी वाला है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को। देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन की वैल्यू है जब अप्लाई होता है जब सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता। देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस। तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स मतलब ये ऐसा फोर्स होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होती है ना, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। देखिए कैसे, अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि अगर इस सरफेस के लिए जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है यानी एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो अगर 50 न्यूटन है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो इसकी लिमिट से कम पे अप्लाई होगा ना। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, इस ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया F इजिकल टू 5 न्यूटन। तो इस कंडीशन पे होगा क्या, जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन जो होगा वो भी 5 न्यूटन होगा। अब हम क्या करते हैं, जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू जो है फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू हम बढ़ा देते हैं। अब हमने फोर्स जो है वो हमने लगाया 20 न्यूटन। तो देखिए अभी 20 न्यूटन जो है वो 50 न्यूटन से कम है, तो क्या करेगा, फ्रिक्शन जो होगा वो फ्रिक्शन अपनी जो वैल्यू है 5 जो है उससे एडजस्ट करेगा, और अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो इसी फोर्स के बराबर यानी 20 न्यूटन के बराबर होगा, यानी अभी ब्लॉक मूव नहीं करेगा, है ना। अच्छा, अब थर्ड कंडीशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज करते हैं। थर्ड कंडीशन पे हम क्या करते हैं, फोर्स जो है वो अब लेफ्ट डायरेक्शन में लगाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे अब जो फोर्स लगाया वो यहाँ से इस डायरेक्शन में लगाया, और ये फोर्स हमने लगाया है अब 30 न्यूटन का। तो हम क्या देखेंगे, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और फ्रिक्शन जो होगा वो खुद को अगेन एडजस्ट करेगा, वो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करेगा, और हमारे पास फ्रिक्शन जो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन वो लगेगा 30 न्यूटन अगेन। और ये चीज़ें चलेंगी जब तक हमारे पास जो फ्रिक्शन है ना, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज लेस देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम फ्रिक्शन उससे कम है। ठीक है, तो इसलिए हम स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं, क्योंकि वो अपने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकता है, और वो अपने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि जो सरफेसेस है उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। ठीक है, अगर हम ग्राफ को देखें तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, यानी हम ग्राफ का अगर स्लोप देखेंगे तो वो हमें 1 मिलेगा, यानी वो एंगल जो मिलेगा वो हमें 45 मिलेगा। ठीक है, और ये याद रखना है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन या उससे कम पे होता है। यहाँ पे म्यू एस एन जो है दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसका डिस्कशन अभी हम आगे करेंगे। तो हमें याद रखना है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ये कब अप्लाई होगा, जब हमारे पास अप्लाई फोर्स जो है ना, जो हमने फोर्स अप्लाइड किया है वो लेस देन होगा एफ लिमिटिंग के। तब हमारे पास जो फ्रिक्शन होगा वो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और उसकी वैल्यू जो है वो अप्लाई फोर्स के बराबर होगी। ओके, तो अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो थोड़ा आइडिया अभी हमने पहले भी लिया था। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है दैट इज ऑन बॉडी इज सच दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट कीप इन एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी इन कॉन्टेक्ट। ओके, तो देखिए डायरेक्शन को हम देखते हैं। जैसे कि माने ये कोई रफ सरफेस है जहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं एफ। तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें कैसे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है। देखिए ये फोर्स हमने यहाँ लगाया है ब्लॉक को,
तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर फ्रिक्शन को देखना चाहते हैं, उसकी डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि अगर ये सरफेस जो है वो रफ की जगह स्मूथ होती तो ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अगर ब्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, फ्रिक्शन जो होगा उस सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये स्मूथ सरफेस है और जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है ना, यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है दैट इज लेस देन एफ लिमिटिंग, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो लगेगा वो स्टैटिक लगेगा, हमें देखना है डायरेक्शन को। तो अगर मैं इस ब्लॉक के इस कांटेक्ट पॉइंट की बात करूं, तो ब्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब हम ब्लॉक पे फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ये वाला कांटेक्ट पॉइंट जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, तो इस पे जो फ्रिक्शन होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी इस पे फोर्स अगर एफ इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो इसके पीछे की तरफ लगेगा, ये एफ। और जो यहाँ पर रफ सरफेस हमें दी हुई है, रफ सरफेस से फ्रिक्शन जो होगा वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पे रफ सरफेस से फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा इस केस में, और जो ब्लॉक है उस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। देखिए जैसे ये सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें दो ब्लॉक है ए और बी। ए ब्लॉक जो है वो बी के ऊपर रखा हुआ है, ये दोनों मास जो है वो एक कॉमन स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो एक पुली से पास हो रही है, और इस पुली को इस वॉल पे फिक्स किया हुआ है। अब नीचे वाले ब्लॉक पे हम फोर्स लगा रहे हैं एफ। अभी भी अगर यहाँ पे कोई भी सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी कि सभी सरफेसेस पे जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शंस जो है वो क्या होगी। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉक ए पे, तो ब्लॉक ए पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा वो हमें देखना है। तो देखिए ब्लॉक ए, अब देखिए अभी आपको कहा था कि जब फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमें देखनी है तो हम करेंगे क्या, जो सरफेस है उसे स्मूथ मान लेंगे, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जब हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो स्ट्रिंग में टेंशन टी इधर आएगा। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे टेंशन जो होगा वो टी इधर लगेगा, यानी ये ब्लॉक की जो टेंडेंसी है वो राइट साइड जाने की है, तो जो फ्रिक्शन लगेगा इस पे वो पीछे की तरफ लगेगा F1। ठीक है, अच्छा अब ऐसे हम देखते हैं ब्लॉक बी को। अब देखिए ब्लॉक बी जो है उस पर हम फोर्स जो है वो राइट साइड लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी जो है वो राइट साइड जाने की है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे टेंशन इधर लग रहा है, ये फोर्स जो है वो इधर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ब्लॉक की ऊपर वाले सरफेस पे यहाँ पर जो ब्लॉक ए की वजह से फ्रिक्शन है वो तो लगेगा F1 पीछे की तरफ। बॉटम वाली जो सरफेस पे उस पर भी फ्रिक्शन जो आएगा वो पीछे की तरफ, और जो नीचे वाली सरफेस है उस पर जो फ्रिक्शन आएगा वो आएगा आगे की तरफ। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन में जो सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो हम इस तरीके से देखेंगे। अब हम देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है ये फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है उसे हम यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट कैन एग्जिस्ट एट कॉन्टेक्ट सरफेस। यहाँ पर ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स एट द कॉन्टेक्ट सरफेस। यानी हम जब बात करेंगे फ्रिक्शन की तो ये जो फ्रिक्शन होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। प्रोपोर्शनली साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है म्यू एन। ठीक है, यहाँ पे म्यू एस जो है ये है स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है एफ लिमिटिंग अपॉन एन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो म्यू एस है कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, जो सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो म्यू एस है
वो ना तो फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, ना ही नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। इसका रीज़न ये है कि जब हम बात करते हैं नॉर्मल फोर्स की, तो नॉर्मल फोर्स जब हम बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन भी उसी रेशियो में इंक्रीज़ होता जाता है। तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे म्यू एस जो है दैट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। जनरली म्यू एस की जो वैल्यू होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, ये लाई करती है 1 से 0 के बीच। 0 मतलब हुआ स्मूथ सरफेस। कुछ स्पेशल केसेस में म्यू एस की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा भी होती है, पर जनरली हम जो म्यू एस की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लेते हैं। अब हम देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई होता है जब दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन होना स्टार्ट हो जाए। तो वंस रिलेटिव मोशन स्टार्ट बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट, द फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शनल। इसे डायनेमिक फ्रिक्शनल भी फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होने लगेगा उस कंडीशन में फ्रिक्शन जो आएगा उसे हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात की जाए तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो होता है दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। तो ये भी एन के प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसे लिखेंगे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है एफ के, है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जब हम हटाएंगे तो म्यू के इज इक्वल टू हमें मिलेगा, वो मिलेगा म्यू के इंटू एन। यहाँ पे म्यू के जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है। ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी म्यू के इज इक्वल टू हमें मिलेगा एफ के अपॉन एन, है ना। यहाँ पे भी कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी और इसका भी रीज़न सेम है कि नॉर्मल फोर्स हम बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है उसी रेशियो के अंदर। और म्यू के जो है वो भी सरफेस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे एफ जो है ये है काइनेटिक फ्रिक्शन जो म्यू के इंटू एन के बराबर होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में हमें बस एक बात याद रखनी है कि जो म्यू के है और जो म्यू एस है उसमें हम देखें तो जो म्यू एस है ना उसकी वैल्यू जो होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। इसका रीज़न ही हमने देखा था, कर्व में भी हमने देखा था कि जो कर्व है उसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू से कम थी। तो हम क्या देखते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो वेलोसिटी के साथ चेंज होता है, पर यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन में देखेंगे तो हमें याद रखना है कि वो कांस्टेंट रहेगा। तो वो जो वेरिएशन होगा उसे हम नेगलेक्ट करेंगे। बाकी हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो स्पीड के साथ चेंज हो सकता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कोई ये फ्रिक्शनल सरफेस है जहाँ पे कोई ट्रक है जिसके बाहर जिसके ऊपर जो है एक ये ब्लॉक रखा हुआ है। तो जब हम सिस्टम को एक्सलेट करेंगे तो इस पे जो फोर्स होगा मतलब इसकी जो टेंडेंसी होगी वो होगी पीछे की तरफ स्लाइड होने की। तो जब ये पीछे की तरफ स्लाइड होगा तो जो फ्रिक्शन होगा इस बॉक्स पे वो लगेगा आगे की तरफ और ये जो नीचे वाली कॉन्टेक्ट सरफेस पे उस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है उसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल 1 जिसमें हमें बोला फाइंड डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक एग्जिटेड बाय द ग्राउंड एंड ऑन ग्राउंड एग्जिटेड बाय ब्लॉक। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम देखें तो डायग्राम के अंदर देखिए एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है और ये इस रफ सरफेस पे है। इस ब्लॉक पे जो फोर्स है वो 1 न्यूटन का फोर्स है जो लेफ्ट साइड लग रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो राइट साइड है। तो देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ये रिलेटिव मोशन को, है ना, जो सरफेसेस है उनके बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यानी जब हम ब्लॉक पे देखेंगे ये 1 kg जो ब्लॉक है ना, इस पे फोर्स को नहीं देखेंगे हम, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी को देखेंगे। इसकी वेलोसिटी जो है वो अगर राइट साइड है यानी कि ये वाली सरफेस जो है वो राइट साइड मूव करना चाहती है तो जो इस पर फ्रिक्शन लगेगा
वो लगेगा इसके अपोजिट, यानी इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, यानी म्यू के की डायरेक्शन इधर होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें सरफेस पे, है ना, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया। अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस पे जो फ्रिक्शन होगा वो इस ब्लॉक के फ्रिक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी सरफेस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा आगे की तरफ म्यू के। ओके, वैसे ही सेकेंड इलस्ट्रेशन देखें, देखिए इसमें भी क्या है कि ऑल सरफेस जो है वो यहाँ पर रफ दी हुई है, तो हमें क्या करना है, ब्लॉक ए और बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी डायरेक्शन बतानी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है उसकी वेलोसिटी को, और जो फ्रिक्शन होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। देखिए जैसे सबसे नीचे सरफेस पे बात करते हैं कि सरफेस पे जो फ्रिक्शन है और जो ब्लॉक बी है उस पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लॉक बी पे। तो देखिए जब मैं ब्लॉक बी को देखता हूँ तो ब्लॉक बी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इसको रजिस्ट करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन आएगा F1, वो आएगा पीछे की तरफ। नीचे वाली जो सरफेस है जो कांटेक्ट में है उस पर जो फ्रिक्शन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो F1 अगर बी ब्लॉक पे यहाँ पर पीछे की तरफ लग रहा है तो इस सरफेस पे फ्रिक्शन जो होगा वो आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, ये तो अभी हमने देखा ये वाली सरफेस पे। ठीक है, अब हम देखते हैं एक पे। देखिए ए की जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को अगर देखा जाए तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी हम देखेंगे तो बी के रेस्पेक्ट में ए जो है ना, अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो 20 है और ए जो है वो 10, ये आया 10। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो है वो 10 है, यानी कि ये जो सरफेस है ये वाला पॉइंट जो है वो ए के रेस्पेक्ट में आगे की तरफ जा रहा है, तो जो रजिस्टिव फोर्स है वो पीछे की तरफ लगेगा। तो बी सरफेस पे जो फ्रिक्शन होगा F2 वो लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि ए और बी के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो बी की सरफेस है, कांटेक्ट में जो सरफेस है वो आगे की तरफ जा रही है, तो जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ लगेगा। तो जो ब्लॉक ए है उस पर जो फ्रिक्शन होगा वो आगे की तरफ लगेगा, यानी फ्रिक्शन जो होगा F2 वो इधर लगेगा। देखिए यहाँ से एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन जो है वो मोशन को रजिस्ट नहीं करता, वो रिलेटिव मोशन को रजिस्ट करता है। जैसे ब्लॉक ए पर देखिए, ब्लॉक ए पे जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और जो फ्रिक्शन है वो उसी डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन जो होता है वो रिलेटिव मोशन को रजिस्ट करता है, फ्रिक्शन मोशन को रजिस्ट नहीं करता। तो अभी जो पॉइंट हमने देखे वो कि डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ऑन बॉडी इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी अप्लाई टू force of friction. Okay, if body if the bodies do not slip over each other, the force of friction is given by mu s less than equal to mu s n। ठीक है, अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन के बराबर होगी। देखिए पर याद रखिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम वैल्यू पे होगा। ओके, और इसकी डायरेक्शन जो है वो हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है, चाहे हम बात करें म्यू के की या म्यू एस की, डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट एज लॉन्ग एज नॉर्मल फोर्स एन इज सेम। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि म्यू एस और म्यू एन जो है वो दोनों किस पे डिपेंड करेंगे, वो नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करेंगे। तो अगर नॉर्मल फोर्स कांस्टेंट है तो उस कंडीशन पे ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कॉन्टेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अब देखते हैं कैलकुलेशन वाला पोर्शन। देखिए जैसे इलस्ट्रेशन 3 है, हमें बोला है कि ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज रेस्टिंग ऑन रफ सरफेस सॉइन फिगर, इट इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स F टूवर्ड्स राइट, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक व्हेन। अब यहाँ पे फोर्स जो है वो अलग अलग वैल्यू गिवन है और इसकी फ्रिक्शन कोफिशिएंट स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शंस दिए हुए हैं, तो अब हमें फाइंड करना है फ्रिक्शन फोर्स जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं उस कंडीशन पे फ्रिक्शन जो है वो किस टाइप का होगा। तो उसे निकाल उसे फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो होती है, हमें फाइंड करना होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन।
ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो होगा म्यू एस इंटू एन। देखिए इसका मास जो है वो हमें दिया हुआ है 5 kg, यानी नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लगेगा वो लगेगा 5g यानी 5 इंटू 10 दैट इज 50 न्यूटन। तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो इसके बराबर होगा n। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम या लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा 0.6 इंटू 50। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो आ रहा है 30 न्यूटन। यानी कि जब हमारे पास फोर्स की वैल्यू जो है, जब हमारे पास फोर्स की वैल्यू जो है वो 30 या 30 न्यूटन फोर्स से कम है, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा स्टैटिक वाला। ठीक है। और जब हमारे पास फोर्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 30 न्यूटन है, उस कंडीशन में फ्रिक्शन जो लगेगा वो लगेगा काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में जो फ्रिक्शन होगा वो इक्वल टू फोर्स होगा, और काइनेटिक की कंडीशन में जो फ्रिक्शन होगा वो हम निकालेंगे म्यू के इंटू एन से। ठीक है। तो अब देखिए तीनों केसेस में सबसे पहला केस जब हमें बोला है जब फोर्स हम लगा रहे हैं कितना 5 न्यूटन, तो उस कंडीशन पे जो ये फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, यानी इस कंडीशन में फ्रिक्शन जो आएगा वो इस फोर्स के बराबर ही आएगा, वो आएगा यहाँ पे 5 न्यूटन। ठीक है। अच्छा बी केस देखते हैं, तो बी केस भी सेम ही है। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो है वो है 25 न्यूटन, जो लेस देन है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, यानी इस कंडीशन पे जो फ्रिक्शन आएगा है ना वो इस फोर्स के बराबर ही आएगा, ये भी आएगा 25 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा इस केस में 25 न्यूटन। अच्छा अब अलग केस जो है वो है अब काइनेटिक फ्रिक्शन का। थर्ड केस में जो फोर्स है ना वो हमें दिया हुआ है 50 न्यूटन, यानी इस कंडीशन पे जो ये फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन एफ मैक्सिमम या लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो होगा म्यू के इंटू एन। म्यू के दिया हुआ है हमें 0.5 और एन की वैल्यू जो है वो है 50। ठीक है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा वो आएगा 25 न्यूटन। ओके। तो इस कंडीशन में जब ब्लॉक मूव करेगा तो उस पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो 25 न्यूटन लगेगा, और फोर्स की वैल्यू जो है वो 50 है ना। इस कंडीशन में अगर हमें एक्सलेशन भी पूछा जाए तो वो भी हम निकाल सकते हैं। देखिए एक्सलेशन जो होगा वो होगा नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम, यानी जब हमारे पास फोर्स जो है ये 50 न्यूटन है, जो फ्रिक्शन लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा 25, यानी नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा 50 माइनस 25 अपॉन मास ऑफ सिस्टम यानी 5। तो इस कंडीशन में एक्सलेशन जो आएगा वो हमें मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके।